चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम शास्त्रीय भाषाओं क्लासिकल लैंग्वेज की बात करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 2024 में 5 भाषाओं मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज और बंगाली को भारत की शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं शास्त्रीय भाषाओं क्लासिकल लैंग्वेज पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि भारत की शास्त्रीय भाषाएं इसकी समृद्ध सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत का आधार है और ये प्राचीन भाषाएं गहन साहित्यिक और दार्शनिक परंपराओं की वाहक रही हैं। इनमें से प्रत्येक भाषा हजारों सालों में विकसित हुई है, जिन्होंने आधुनिक भारतीय भाषाओं और पड़ोसी क्षेत्रों को प्रभावित किया है। और इन शास्त्रीय भाषाओं में लिखे गए कविता, महाकाव्य, नाटक और पवित्र ग्रंथों के माध्यम से इन शास्त्रीय भाषाओं ने भारत के सांस्कृतिक धार्मिक प्रवचन को आकार दिया और दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे क्या होती हैं शास्त्रीय भाषाएं, उसके बाद देखेंगे कि इनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने से क्या फायदा होता है, इनकी शुरुआत कब हुई थी, ये सब आज के इस वीडियो में देखेंगे। और साथ में ही वीडियो के अंत में ये भी जानेंगे कि हिंदी शास्त्रीय भाषा क्यों नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे क्या होती हैं शास्त्रीय भाषाएं। ठीक है, तो शास्त्रीय भाषा शब्द उन सभी भाषाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिन भाषाओं की गहरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो, ठीक है, उच्च प्राचीनता हो, समृद्ध साहित्यिक परंपरा रही हो और एक विशिष्ट साहित्यिक विरासत हो। तो वो सारी भाषाएं जो इन सारे गुणों को अपने अंदर समाहित करके रखती हैं, उन सभी भाषाओं के लिए, उन सभी भाषाओं को संदर्भित करने के लिए शास्त्रीय भाषा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे कि उच्च प्राचीनता कितने वर्षों की हो सकती है। ठीक है, और भारतीय शास्त्रीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा भी या सेमोजी भी कहा जाता है। ठीक है, तो वो सारी भाषाएं जो अपने साथ गहरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रखती हैं, उच्च प्राचीनता रखती हैं, समृद्ध साहित्यिक परंपरा होती है और एक विशिष्ट साहित्यिक विरासत होती है, उन सभी भाषाओं को संदर्भित करने के लिए शास्त्रीय भाषा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो सारी शास्त्रीय भाषाएं, इन सारी शास्त्रीय भाषाओं ने कई क्षेत्रों में योगदान दिया है, खास करके इनकी चाहे भाषा हो या इनके लिखे हुए ग्रंथ हो, इनकी भाषा में लिखे हुए ग्रंथ हो। तो जो ये शास्त्रीय भाषाएं होती हैं, इनका अगर योगदान देखें तो इनका योगदान आपको कहाँ देखने को मिलेगा? बौद्धिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में। ठीक है, इसी तरह जो इन भाषाओं में, शास्त्रीय भाषाओं में लिखे गए ग्रंथ हैं, उनका योगदान देखेंगे तो उनका योगदान कहाँ देखने को मिलेगा? साहित्य के क्षेत्र में, दर्शन और धर्म के क्षेत्र में। तो इस तरह ये जो शास्त्रीय भाषाएं होती हैं बहुत अधिक मूल्यवान और प्रभावशाली होती हैं। ठीक है, तो आगे देखेंगे कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, रीजन फॉर रिकॉग्निशन ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज। तो क्या रीजन होते हैं जिनके कारण किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होते हैं उद्देश्य। तो किसी भी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का जो पहला उद्देश्य होता है वह होता है भाषा के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के सम्मान व सुरक्षा देने के उद्देश्य से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, पहला क्राइटेरिया तो ये हो गया। इसके बाद जो हमारा सेकंड उद्देश्य होता है वह उद्देश्य यह है कि इस पहचान से अनुसंधान केंद्रों और शैक्षणिक कार्यक्रमों की स्थापना करने में मदद होती है। ठीक है, जब किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया जाता है तो उससे क्या फायदा होता है कि उस भाषा से संबंधित अनुसंधान केंद्र और शैक्षणिक कार्यक्रम की स्थापना की जाती है। ठीक, इसी तरह जो तीसरा हमारा उद्देश्य होता है वह है कि उस भाषा के अध्ययन करने वाले छात्रों को सहायता देना। ठीक है, तो अगर वो कोई भाषा है जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल जाता है तो उस भाषा का अध्ययन करने वाले छात्रों को क्या एक विशेष प्रकार की सहायता दी जाती है। ठीक है, या उनकी सहायता देने के उद्देश्य से उस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का उद्देश्य। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि अगला है कि शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा मिलने की शुरुआत। अब हम देखेंगे कि शास्त्रीय भाषाओं को या किसी भी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने की शुरुआत कब से हुई थी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले भारत सरकार ने 2004 में घोषणा की थी कि जो भाषाएं कुछ मानदंडों को पूरा करेंगी उन्हें भारत की शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इनकी शुरुआत कभी 2004 में, जब भारत सरकार ने यह घोषणा की कुछ हम क्राइटेरिया सेट करेंगे, जो भी भाषा उन क्राइटेरिया को पूरा करेगी वह भाषा शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करेगी। ठीक है, और इसी के तहत शास्त्रीय भाषा बनाए जाने के प्रस्तावों की जांच करने के लिए, ठीक है, जब भी किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा बनाई जाती है तो उसका जो प्रस्ताव आता है उसकी जो जांच करने के लिए नवंबर 2004 में साहित्य अकादमी के तहत संस्कृति मंत्रालय द्वारा एक भाषाई विशेषज्ञ समिति LEC का गठन किया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि नवंबर 2004 में साहित्य अकादमी के तहत मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने
भाषाई विशेषज्ञ समिति का गठन किया था, जिसका काम क्या था कि जो भी प्रस्ताव आ रहे हैं किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा बनाने के लिए, उन प्रस्तावों की जांच करना। ठीक है, तो ये उद्देश्य था हमारी इस समिति का। और इसी के साथ ही 2004 में जो पहली शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज बनी वह भाषा थी तमिल। ठीक है, तो तमिल भारत की शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाली पहली भाषा थी। ठीक है, तो अब देखते हैं कि वो क्राइटेरिया क्या है जिनको पूरा करने पर कोई भाषा शास्त्रीय भाषा बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे शास्त्रीय भाषा बनने के लिए क्या होते हैं मानदंड। ठीक है, चलते हैं आगे। तो किसी भी भाषा को शास्त्रीय भाषा बनने के लिए ये जो नीचे क्राइटेरिया लिखे गए इनको फुलफिल करना होता है, लेकिन ये जो क्राइटेरिया ये समय के साथ बदलते रहते हैं। ठीक है, तो जो 2004 में सबसे पहले जो क्राइटेरिया आता है उसमें जो प्राचीनता, जो कोई भी भाषा की जो प्राचीनता देखी जाती थी वो 1000 साल होती थी, लेकिन उसको 2024 में बढ़ा के 1500 से 2000 वर्ष कर दिए गए। ठीक है, यानी कि प्राचीनता किसी भाषा की कितने साल देखी जाएगी पुरानी, 1500 से 2000 साल पुरानी। ठीक है, तो जैसे हमने बात किया कि जब 2004 में क्राइटेरिया सेट किए गए तो उस समय शास्त्रीय भाषा की प्राचीनता की आयु कम से कम 1000 वर्ष रखी गई थी। ठीक है, अगर कोई भाषा 1000 वर्ष से ज्यादा पुरानी है, अस्तित्व में है, तो उसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा सकता था। ठीक है, लेकिन समय समय पर मानदंडों को संशोधित किया गया और मानदंड 2024 के अनुसार, ठीक है, जो लेटेस्ट में मानदंड है, क्राइटेरिया है, वो क्या है, वो ये है। उसमें पहला है कि उच्च प्राचीनता, कि वो जो भाषा है वो क्या प्राचीन होनी चाहिए। कितनी प्राचीन होनी चाहिए, 1500 से 2000 साल पुरानी होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि उस भाषा के जो प्रारंभिक ग्रंथ हैं या जो अभिलिखित इतिहास है वो कम से कम 1500 से 200 साल पुराना होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा क्राइटेरिया पूरा करना होगा वो है कि उस भाषा के प्राचीन साहित्य ग्रंथों का एक ऐसा समूह या एक ऐसा संग्रह होना चाहिए जिसे उस भाषा को बोलने वाले वक्ता या पीढ़ियों द्वारा अमूल विरासत माना जाता है। ठीक है, तो दूसरा क्राइटेरिया यह बोलता है कि उस भाषा के, उस प्राचीन भाषा के प्राचीन साहित्य ग्रंथ होने चाहिए जिनको आज की पीढ़ी या वक्ताओं के द्वारा एक अमूल विरासत माना जाता है। ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट की जाती है। तो ये हुआ हमारा सेकंड क्राइटेरिया जिसको फुलफिल करना पड़ता है शास्त्रीय भाषा बनने के लिए। चलते हैं, देखते हैं आगे और क्या क्राइटेरिया है। तो जो क्राइटेरिया नंबर 3 है, मानदंड 3 है, वो बोलता है कि जो इसके ज्ञान ग्रंथ है, जो उस शास्त्रीय भाषा या उस भाषा के जो ज्ञान ग्रंथ लिखे गए हैं वो खास करके किसमें अवेलेबल होने चाहिए, प्रोज में। ठीक है, गद्य ग्रंथ खास करके अवेलेबल होने चाहिए। इन गद्य ग्रंथों के अलावा उसके उसके पद्य ग्रंथ यानी कि पोएट्री उपलब्ध होनी चाहिए और पूरा लेख और अभिलेखित साक्ष्य भी प्राप्त होने चाहिए उस भाषा के। ठीक है, उस भाषा में लिखे हुए ग्रंथों के पुरालेख और अभिलेखित साक्ष्य भी मौजूद होने चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारा क्राइटेरिया 3। जो नेक्स्ट क्राइटेरिया, क्राइटेरिया नंबर 4, वो बोलता है कि जो साहित्यिक परंपरा है, ठीक है, लिटरेरी ट्रेडिशन है, वह मौलिक होनी चाहिए। ठीक है, ओरिजिनल होनी चाहिए, नहीं कि डुप्लीकेट हो या किसी अन्य भाषा समुदाय से उधार ली गई हो। ठीक है, तो पांचवा वो ये है कि जो शास्त्रीय भाषा है और जो साहित्य है वो आधुनिकता से भिन्न होने के कारण, ठीक है, जो शास्त्रीय भाषा है और जो उसका साहित्य वो आधुनिकता से, आज के समय से भिन्न होने के कारण शास्त्रीय भाषा और उसके बाद के रूपों या उसकी शाखाओं के बीच एक विभिन्नता हो सकती है। ठीक है, तो जो शास्त्रीय भाषा है और साहित्य है वो क्या होंगे, आधुनिकता से हिसाब से देखेंगे तो क्या एक दूसरे से थोड़े भिन्न होंगे। मतलब कि जो शास्त्रीय भाषा है और जो साहित्य है वो आज की आधुनिक फॉर्म से अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो ये थे वो 5 मानदंड जिनको पूरा करने पर एक भाषा को शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, आइए अब हम देखेंगे कि भारत में या भारत की कौन कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज है जिनको भारत सरकार ने मान्यता प्रदान की है। ठीक है, तो अब देखेंगे भारत की शास्त्रीय भाषाएं। ठीक है, तो अगर भारत की शास्त्रीय भाषाओं की बात करें तो हमने जैसे पिछले स्लाइड में देखा था कि जो तमिल है, ठीक है, वो सबसे पहली भारत की शास्त्रीय भाषा थी जिसको 2004 में शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। ठीक है, उसके बाद 2005 में संस्कृत हमारी क्लासिकल लैंग्वेज बनी, 2008 में तेलुगु क्लासिकल लैंग्वेज बनी और 2008 में ही कन्नडा भी क्लासिकल लैंग्वेज बनी और 2013 में मलयालम बनी और 2014 में उड़िया को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। यानी कि 2024 से पहले कुल मिलाकर 6 ऐसी भाषाएं थी जिनको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर देखेंगे ना तो तमिल, तेलुगु, कन्नडा और मलयालम ये चारों साउथ की जो भाषाएं हैं जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल चुका है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब इसी के साथ ही 2024 में 5 और अन्य भाषाओं को शास्त्रीय भाषाएं या क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, जिसमें है एक मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज और बंगाली। ठीक है, इन 5 भाषाओं को 2024 में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। ठीक है,
तो अब कुल मिलाकर कितनी भाषाएं हो गई हमारी? 11, जो 11 क्या है? क्लासिकल लैंग्वेज है भारत में। आइए अब हम जानेंगे कि किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिलने से क्या लाभ होता है। ठीक है, दर्जा तो मिल गया, उसके बाद कुछ बेनिफिट है कि नहीं है वो देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या लाभ मिलते हैं किसी भी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल जाने के उपरांत। ठीक है, तो ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय भाषाओं को दिए जाने वाले लाभ हैं। तो इनमें से जो सबसे पहला हमारा लाभ है, ठीक है, जो पहला लाभ है वो है कि शास्त्रीय भारतीय भाषाओं की अनुसंधान, ठीक है, रिसर्च, शिक्षण या प्रचार में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले विद्वानों के लिए प्रतिवर्ष 2 अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, 2 अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं उनको जो भारतीय शास्त्रीय भाषाओं के अनुसंधान, शिक्षण और प्रचार में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो पहला बेनिफिट ये मिलता है। उसके बाद जो सेकंड बेनिफिट वो है कि सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषाओं पर उन्नत शोध के लिए उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, जब कोई भाषा क्लासिकल लैंग्वेज बन जाती है, क्लासिकल भाषा बन जाती है, तो उनके शोध के लिए उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना की जाती है। ठीक है, और जो तीसरा बेनिफिट मिलता है वह ये है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा शास्त्रीय भाषाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में व्यावसायिक अध्यक्ष या पीठ या सीटों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, ये थे वो 3 बेनिफिट जो किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा बनने पर दिए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सिग्निफिकेंस, महत्व क्या होता है इन क्लासिकल लैंग्वेज का। तो भाषाई खजानों को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए मैसूर में भारतीय भाषा संस्थान में शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना की गई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि मैसूर में, ठीक है, मैसूर में भारतीय शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना की गई, जिसका नाम क्या है? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो आइए अब देखते हैं कि भारतीय भाषाओं को लेकर भारत के संविधान में क्या प्रावधान उपलब्ध हैं या मौजूद हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे संविधान में कुल मिलाकर 12 अनुसूचियां, ठीक है, जिसमें से जो 8वीं अनुसूची है वो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करती है। ठीक है, जो 8वीं अनुसूची से 22 ऑफिशियल लैंग्वेज भारत की है। आप ये 22 ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे देख सकते हैं: असमीज, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, नेपाली, संस्कृत, तमिल, बंगाली, डोगरी, गुजराती, कन्नडा, कोंकणी, मणिपुरी, मैथिली, उड़िया, संथाली, तेलुगु, बोडो, हिंदी, पंजाबी, सिंधी और उर्दू। ये कुल 22 भाषाएं हमारी 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये जो दूसरा ब्रैकेट है, जो दूसरा बॉक्स, इसमें ये जो हमारी भाषाएं हैं, 6 भाषाएं, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नडा, मलयालम, उड़िया, ये हमारी क्लासिकल लैंग्वेज है। ये हमारी क्या है? कौन सी भाषा है? क्लासिकल लैंग्वेज है। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए, जो क्लासिकल लैंग्वेज तमिल, ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए तमिल ये हो गई, संस्कृत हमारी क्लासिकल लैंग्वेज है, और यहाँ पर देखिए संस्कृत हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, तेलुगु यहाँ पर है और तेलुगु भी यहाँ पर है, कन्नडा, मलयालम, उड़िया है, कन्नडा, मलयालम, कन्नडा और उड़िया, ये 6 भाषाएं यहाँ पर मौजूद है। यानी कि ये जो हमारी क्लासिकल लैंग्वेज है वो ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली ये है कि ये जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है ये पहले आई थी। ठीक है, और इन भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का जो दर्जा है वो बाद में मिला था। जैसे हमने बात की थी, इनको 2004 मिला, तमिल को किसका मिला था? 2004 में, जबकि इन ऑफिशियल लैंग्वेज को हमारी 1950 में ही इनको ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो पहले आई और उनको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा बाद में दिया गया है। इसी तरह अब ये जो हमारी 2024 में जिन 5 भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, उनमें से कौन सी भाषा ऑलरेडी ऑफिशियल लैंग्वेज है? तो आप देखो यहाँ पर, एक तो हमारी असमीज, ठीक है, असमीज भी हमारी ऑलरेडी क्लासिकल लैंग्वेज है। उसके अलावा मराठी भी हमारी ऑलरेडी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। और उसके अलावा बंगाली, ठीक है, यहाँ देखिए बंगाली, ये बंगाली भी ऑलरेडी हमारी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। जो ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं वो कौन सी? पाली और प्राकृत। तो पाली और प्राकृत हमारी क्लासिकल लैंग्वेज तो है, लेकिन ये ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। तो हो सकता है आने वाले भविष्य में कभी फ्यूचर में ये हमारी पाली और प्राकृत भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त कर लें। ठीक है, फिलहाल तो नहीं है, लेकिन आगे आने वाले समय में हो सकता है, क्योंकि जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो ऑलमोस्ट हमारा लगभग क्लासिकल लैंग्वेज भी होती ही है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि आगे चलकर ये पाली और प्राकृत भी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर की जा सकती है। तो आई होप ये हमारे प्रावधान समझ में आ गए होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारी भारतीय भाषाओं को लेकर क्या संविधान में प्रावधान है उनको हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, आइए अब हम देख लेते हैं कि जो हिंदी है वो हमारी शास्त्रीय भाषा क्यों नहीं, हिंदी को शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा या मान्यता क्यों नहीं दी गई है। ठीक है,
तो देखते हैं कि हिंदी क्यों नहीं है क्लासिकल लैंग्वेज। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है हिंदी, इसका मतलब ये होगा जो संस्कृति मंत्रालय है, ठीक है, जो संस्कृति मंत्रालय द्वारा सुझाए गए क्राइटेरिया है वो उनको फुलफिल नहीं करती होगी। सीधी सी बात है कि क्राइटेरिया जो बनाए गए उनको फुलफिल नहीं कर रही होगी, इसलिए इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। पहली बात तो ये। अब उसके बाद ये भी हो सकता है कि क्राइटेरिया को फुलफिल क्यों नहीं कर सकती, तो यहाँ पर ये बात है कि जो हिंदी भाषा है वो सबसे युवा भाषा है। ठीक है, इसके अलावा 1888 में, ठीक है, कब, 1888 में, 1888 में देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखित चंद्रकांता को आधुनिक हिंदी में गद्य की पहली प्रमाणिक रचना माना जाता है। ठीक है, किसको, चंद्रकांता को। ठीक है, चंद्रकांता को पहली हिंदी में लिखी गद्य की पहली प्रमाणिक रचना माना जाता है। कब लिखेंगे, 1888। उसके अलावा जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी थे उनको आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है। ठीक है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र को क्या कहा जाता है, हिंदी साहित्य के पितामह। और भारतेंद्र हरिश्चंद्र का अगर कार्यकाल देखें या जीवन काल की बात करें तो 1850 से लेके 1885 के दौरान था। ठीक है, तो ये थे वो सारे कारण जिनके कारण हो सकता है भारतीय भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। ठीक है, तो लेकिन जैसे हमने शुरुआत में बात की थी, ये जो क्राइटेरिया सेट किए जाते हैं शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने, वो समय पर चेंज होते रहते हैं। तो फ्यूचर में हो सकता है कि शायद क्राइटेरिया को चेंज किया जाए और हिंदी भाषा को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने क्लासिकल लैंग्वेज की बात करी। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।